हेलो एवरीवन, मैं प्रमोद कुमार आप लोगों के सामने इजी स्टडी के माध्यम से मैं क्लास 11 के मैथ का मॉडल सेट 2 का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। मैंने पहला अपना वीडियो क्लास 11 का जो मॉडल सेट मैथ 1 का जो आया था जो मॉडल सेट, उसका मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। अब मैं सेट 2 का वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं। तो देखिए, हम लोग वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं 1 नंबर से। आपका ये है क्लास 11 मैथ सेट 2। इसमें आपका पहला क्वेश्चन गिवन है, देखिएगा आप लोग। यहाँ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। पहला ऑप्शन है आपका सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। पहला ऑप्शन आपका यही है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ऑप्शन नंबर बी है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तीसरा ऑप्शन है आपका इंटरसेक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू गिवन आपका 2 3 4, ये एक सेट है, एंड बी एक सेट है 4 6 8, और डी नंबर आपका ऑप्शन है ए इक्वल्स टू एक्स बिलोंग्स टू एन और x + 5 इक्वल्स टू 6। ये कंडीशन आपको दे रखा है। आप देखिएगा, इसमें आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। इसमें से कौन सा एक नल सेट का एग्जाम्पल है, या फिर इसको हम लोग रिक्त सेट भी बोलेंगे, मतलब खाली सेट कौन सा है, आपको ये देखना है। तो ध्यान से देखिएगा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, इसको हम लोग थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ पर आइए, देखिए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट इवन प्राइम नंबर कहने का मतलब है कि एक भी ऐसा प्राइम नंबर होता है क्या जो इवन हो। तो हाँ, आप देखिएगा कि प्राइम नंबर 2 से स्टार्टिंग होता है, 2 3 5 7 11 13 ऐसे करके प्राइम नंबर जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, प्राइम नंबर हम लोग उस नंबर को बोलते हैं ना जो खुद से केवल डिविजिबल होगा या फिर 1 से डिविजिबल होगा। तो क्या सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर में क्या ये 2 आ सकता है क्या? ध्यान से देखिएगा, इवन का बात बोला है और प्राइम नंबर बोला है, तो एक ही ऐसा 2 है जो इवन भी है और प्राइम नंबर है। तो यहाँ पर एक हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर एक सेट बनेगा जिसमें एक एलिमेंट 2 होगा। दूसरे में देखिए इंटरसेक्शन ऑफ ए और बी। तो देखिएगा, ए बराबर गिवन है आपका 2 3 4 एंड बी बराबर है 4 6 8। क्या दोनों में कुछ मैच कर रहा है क्या? इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों में जो कॉमन है वो आपका आ जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ए बराबर आपका है 2 3 4 और बी बराबर है 4 6 8। क्या दोनों में 4 कॉमन है क्या? तो इसका मतलब इसमें जो सेट बनेगा, सेट बनेगा वो आपका हम लोग मान लेते हैं इसको पी, तो वो आपका सेट होगा ये 4 इसमें कॉमन है, तो ये 4 हो जाएगा। ये तीसरे कंडीशन में देखिएगा आप, ये डी नंबर में ए बराबर है एक्स बिलोंग्स टू एन। एन का मतलब यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है, और x + 5 बराबर 6। क्या एक भी ऐसा नंबर है नेचुरल नंबर जिसमें 5 जोड़ने पर वो 6 आ जाए? तो हाँ, आ सकता है। हम लोग बोल सकते हैं कि x बराबर 1 लेने पर ये x + 5 बराबर 6, यानी कि 1 + 5 बराबर 6 ये आ सकता है। तो इसमें भी एक सेट जो बनेगा वो हो जाएगा आपका 1। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी जो सेट बनेगा वो आपका हो जाएगा 1, यानी कि यहाँ भी एक एलिमेंट होगा, इसके पास भी एक एलिमेंट होगा, और इसके पास भी एक एलिमेंट होगा। लेकिन गौर से इस ऑप्शन के बारे में देखिए आप लोग। तो देखिएगा, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। क्या एक भी ऐसा ऑड नंबर है, एक भी ऐसा विषम संख्या है जिसको 2 से भाग लगे, जो 2 से डिविजिबल हो? तो ऐसा एक भी नंबर आपको नहीं मिलेगा जो ऑड भी हो और 2 से डिविजिबल भी हो। तो यानी कि ये जो सेट बनेगा यहाँ पर, ये भी जो भी सेट बनेगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा? ये खाली हो जाएगा, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा, यानी इसको हम लोग 5 बोलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, यही आपका नल सेट का एग्जांपल है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे।
क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा ज़रा। क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है आपका लेट ए बराबर आपका दिया हुआ है एक सेट इस तरह से, एक सेट इस तरह से दिया हुआ है ए बराबर एक सेट गिवन है आपका 1 2, फिर एक ही साथ आया है 3 4, फिर 5 है। और ये इसमें आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। ये आपका क्वेश्चन है कि ए बराबर आपका 1 2 3 4 और 5 इस तरह से दिया हुआ है एक सेट में, और ए बराबर आपको इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, मतलब इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो ध्यान से देखिएगा, ये इसमें पहला ऑप्शन आपका गिवन है कि ये 3 4 जो है वो सबसेट होगा ए का। ऑप्शन नंबर बी है आपका कि 3 4 जो है वो ए में बिलोंग करेंगे, या फिर ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी आपका है कि 3 4 फिर इसमें से ब्रैकेट लगा के ये एक सेट बना दिया गया है और इसमें लिखा है ये सबसेट होगा ए का, या फिर डी नंबर में ऑप्शन है आपका 1 बिलोंग्स टू ए। आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो होगा इनकरेक्ट है, मतलब कौन सा ऑप्शन गलत है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ए में इतना सारा एलिमेंट है, इस सबको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं, तो ये सब बिलोंग करेगा इसमें। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 1 जो है वो बिलोंग करेगा ए में, 2 जो है वो बिलोंग करेगा ए में, और 3 4 को हम लोग एक ही एलिमेंट मानेंगे। 3 4 को हम लोग एक ही एलिमेंट मानेंगे। अगर इसमें ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसका कोई भी मतलब नहीं निकलता है, मतलब ये एक सिंगल एलिमेंट को दर्शाता है। तो ध्यान से देखिएगा, इस 3 4 को ये जो है ये भी बिलोंग करेगा ए में, और ये 5 भी बिलोंग करेगा ए में। ठीक है, ये सब एलिमेंट है, ये सब सारे के सारे इसके एलिमेंट है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ये 1 बिलोंग्स टू ए, तो ये तो सही है। फिर देखिएगा 3 4, और हाँ, इसका अगर हम लोग सबसेट बनाएं तो इसका सबसेट बहुत सारा बन सकता है, 1 भी बन सकता है, 2 भी बन सकता है, ये 3 4 भी बन सकता है, लेकिन इसमें डबल ब्रैकेट आएगा, ये 5 भी बन सकता है। फिर हम लोग पेयर लगा कर बना सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, क्या ये 3 4 एक एलिमेंट है। अगर हम लोग बात करें कि एक अगर ऐसे लिखें तो 1 बिलोंग्स टू ए हो जाएगा, और अगर ए को हम लोग ब्रैकेट में लिखें तो ये सबसेट हो जाएगा ए का। तो क्या यहाँ पर देखिए ध्यान से, 3 4 ये एक एलिमेंट को दर्शा रहा था, यहाँ तक ये एक एलिमेंट को दर्शा रहा था, और जैसे ही डबल ब्रैकेट का यूज़ किए हैं मतलब ये सबसेट हो जाएगा ए का। और यहाँ पर ये 3 4 जो है वो अकेला एलिमेंट है, तो इसको हम लोग एलिमेंट के तौर पर गिनेंगे। ये ए पर बिलोंग्स कर रहा है, ये भी सही है, लेकिन 3 4 जो सबसेट होगा ए का ये गलत है, क्योंकि इसमें 3 4 ये एलिमेंट को दर्शा रहा है, क्योंकि ये एक ही चीज़ है, ये 2 चीज़ यहाँ पर काउंट नहीं होगा। अगर यहाँ पर अगर ब्रैकेट लगाते, यानी कि ये वाला कंडीशन सही था, ये सबसेट हो सकता है, लेकिन ये सबसेट नहीं हो सकता है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा वो अपना ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो अपना ए है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सही आंसर आपका ए होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपका गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ भी एक सेट गिवन है, दिया है एक सेट गिवन है जिसमें है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और x का कंडीशन ऐसा कुछ गिवन है कि ये -4 से लेकर -4 से बड़ा और 6 के बराबर या फिर 6 से छोटा है। ये कंडीशन आपका गिवन है कि द गिवन सेट, ये आपका सेट गिवन है, और लिखा है कि बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल एज। इसको हम लोग किस अंतराल के रूप में लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका -4 से 6, और ये ओपन इंटरवल में लिखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन है आपका -4 से 6, लेकिन इधर क्लोज इंटरवल लगा है, इधर ओपन इंटरवल है। ऑप्शन नंबर सी है -4 और 6, लेकिन इधर क्लोज है, इधर ओपन है। और ऑप्शन नंबर डी है आपका -4 से 6, और ये दोनों का दोनों क्लोज इंटरवल है। हम लोग जानते हैं कि क्लोज इंटरवल में हम लोग वो भी वैल्यू लेते हैं जो वैल्यू उसमें शामिल किया गया है। यानी कि हम लोग देखिए ध्यान से, अगर x का वैल्यू अगर हम लोग -4 से 6 लिखना चाहते हैं ना, तो -4 से 6 लिखने का मतलब है कि अगर यहाँ पर हम लोग इक्वल का साइन लगाते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर क्लोज इंटरवल का इस्तेमाल होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग -4 भी यूज कर सकते हैं और 6 भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग खाली सिर्फ इसको ऐसे लिखें, -4 से बड़ा और x जो है वो 6 से छोटा है, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल का इस्तेमाल होगा, यहाँ पर क्लोज इंटरवल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा वो -4 से
बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, -4 और 6 इसमें शामिल नहीं होगा, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं ये आपका क्लोज इंटरवल है। और क्लोज इंटरवल को दो तरीके से लिखा जाता है। क्लोज को दो तरीके से लिखा जाता है, या तो हम लोग ऐसे लिखेंगे या फिर हम लोग इसको क्लोज को एक ही तरीके से लिखा जाएगा, ओपन को दो तरीके से लिखा जाएगा। क्लोज को हम लोग बड़े ब्रैकेट के ऐसे बड़े ब्रैकेट से दिखाते हैं, और ओपन इंटरवल को हम लोग हमेशा ये दो तरीके से ऐसे करके या फिर हम लोग ऐसे करके दिखाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो वैल्यू है आपका, यहाँ पर जो वैल्यू है आपको लिखा गया है कि x इस तरह से है, x इस तरह से है जो एक रियल नंबर है, और x का वैल्यू -4 से बड़ा और 6 के बराबर या फिर 6 से छोटा हो सकता है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि x जो बिलोंग करेगा वो -4 से लेकर 6 तक तो होगा ही, x जो बिलोंग करेगा वो -4 से लेकर 6 तक तो होगा ही, लेकिन क्या इधर हम लोग x का जो वैल्यू होगा -4 से बड़ा होगा, तो इधर हम लोग ओपन इंटरवल का इस्तेमाल करेंगे, और इधर हम लोग यहाँ इक्वल का भी साइन आया है तो इधर हम लोग क्लोज इंटरवल का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि x जो बिलोंग करेगा वो -4 से 6, लेकिन इधर ओपन इंटरवल आएगा। क्यों? क्योंकि इधर -4 को शामिल नहीं किया जाएगा तो ये ओपन इंटरवल में आएगा। इधर 6 को भी हम लोग शामिल कर सकते हैं तो ये क्लोज इंटरवल में आएगा, और ये आपका सही आंसर होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर सी ये आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरह से गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन द सेट्स ए बराबर एक सेट दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, ए बराबर एक सेट दिया है 1 3 5, बी बराबर एक सेट है 2 4 6, सी बराबर एक सेट है 0 2 4 6 8, और यहाँ पर पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट्स ए बी एंड सी। इसका प्रयोग करके यहाँ पर इसके आधार पर हम लोग यूनिवर्सल सेट कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इसके आधार पर हम लोग यूनिवर्सल सेट जो लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट जो होता है एक ऐसा सेट होता है जिसमें ये सारे के सारे एलिमेंट आएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग इसमें u लिखेंगे और इसमें अपना ऑप्शन दिया हुआ है कि 0 1 2 3 4 5 6, ये आपका पहला ऑप्शन है। बी नंबर ऑप्शन आपका गिवन है 5, सी नंबर आपका ऑप्शन गिवन है 1, और डी नंबर आपका गिवन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ध्यान से देखिएगा, क्या इस तीनों को मिलाकर कौन सा हम लोग यूनिवर्सल सेट बना सकते हैं जिसमें सारा का सारा एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए 1 3 5 तो यहाँ भी मिल रहा है, 2 4 6 यहाँ भी मिल रहा है, 0 2 4 6 8, लेकिन वहाँ पर 8 है, लेकिन इस सारे सेट में यहाँ पर ना ही 8 है, ना यहाँ 8 आया है, ना यहाँ 8 आया है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट हैं। 1 3 5 आपको मिल रहा है, 2 4 6 भी मिल रहा है, 0 भी मिल रहा है, 2 4 6 8 भी मिल रहा है। यानी कि ये ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका गिवन है, एक आपका वेन डायग्राम दिया गया है और लिखा गया है कि इन द गिवन वेन डायग्राम फाइंड सेट ए। देखिएगा, ये आपका वेन डायग्राम है। वेन डायग्राम को हम लोग जब भी यूनिवर्सल सेट को दिखाते हैं तो वहाँ पर या तो हम लोग इसको स्क्वायर से दिखाते हैं या तो फिर हम लोग रेक्टेंगल से दिखाते हैं, और जो भी सेट को दिखाते हैं उसको हम लोग या तो इलिप्स में या तो फिर हम लोग सर्कल में दिखाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, ये एक यूनिवर्सल सेट है और ए और बी कुछ इस तरह से गिवन है। यहाँ पर आपका लिखा है 1 3, ये है 4 5, ये है आपका 2 6, और ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है। ये पूरा ये जो आप रेक्टेंगल देख रहे हैं ये यू है, और आपको पूछ लिया गया है ये 4 ऑप्शन देकर। पहला ऑप्शन है 1 3 7 8, दूसरा ऑप्शन है 2 6 7 8, तीसरा ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8, चौथा ऑप्शन है 1 3 4 5,
आपको पूछा गया है कि ये इसमें से 1 कौन सा है, तो ध्यान से देखिएगा, आपको पता चलेगा कि यहाँ पर 1 जो है ना, ये 1 3 4 5 ए कौन सा है। आपको पूछा गया है कि ए सेट कौन सा है, तो ए सेट क्या, इसमें 1 3 4 5 ये 4 एलिमेंट है क्या, तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा वो आंसर डी होगा। अगर बी पूछता तो 2 4 5 6 हो जाता, और अगर इंटरसेक्शन में पूछता तो दोनों में कॉमन देखते यानी कि 4 5 आ जाता। क्या हम लोग ए डी यानी कि इसका जो डी नंबर ऑप्शन होगा वो सही होगा। क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें इस सेट में यहाँ पर ये एक वेन डायग्राम दिया है, इसमें से कौन सा सेट ए को दिखाता है, तो ये आपको देख लीजिए 1 3 4 5 ये आपका सेट ए है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, और इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 5 का ऑप्शन नंबर डी आपका फाइनल आंसर है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ पर भी 4 सेट आपका गिवन है और लिखा हुआ है ए बराबर आपका सेट गिवन है 3 5 7 9 11, बी बराबर है 7 9 11 13, सी बराबर एक सेट गिवन है 11 13 15, और डी बराबर आपका एक सेट गिवन है 1 5 7। ठीक है, आपको पूछा गया है फाइंड ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ये आपको पूछ लिया गया है कि इसका वैल्यू क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यूनियन निकालेंगे, ए यूनियन डी निकालेंगे, फिर हम लोग बी यूनियन सी निकालेंगे, और फिर क्या करेंगे कि दोनों का इंटरसेक्शन हम लोग कर देंगे, तो आपका फाइनल आंसर मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा, यूनियन में हम पहले बोल चुके हैं कि यूनियन का जो कॉन्सेप्ट होता है सेम एलसीएम की तरह होता है, मतलब जो चीज़ मैच कर रहा है वो तो लेंगे ही लेंगे, और जो चीज़ नहीं मैच कर रहा है उसको भी इसमें शामिल करना है। जो चीज़ मैच कर रहा है उसको एक बार शामिल करेंगे, और जो चीज़ नहीं मैच कर रहा है उसको भी एक बार लिखना है। और ध्यान से देखिएगा, इंटरसेक्शन में क्या है कि इंटरसेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका सेम एचसीएफ की जैसा है, मतलब दोनों में जो कॉमन होगा वो आपका इंटरसेक्शन होगा। तो पहले हम लोग यूनियन निकालते हैं। ध्यान से देखिए, ए यूनियन डी, क्या ए और डी आप देख पा रहे हैं, ए का वैल्यू है 3 5 7 9 11, और डी का वैल्यू है आपका 1 5 7। क्या 5 7 और 5 7 यहाँ पर मैच कर रहा है, तो इसको हम लोग एक ही बार यूज करेंगे, बाद बाकी को हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे छोटा एलिमेंट आपका 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 3 लिखेंगे, फिर ये 5 7 कॉमन था तो दोनों को एक ही बार लिखेंगे, और फिर ये खत्म हो गया आपका, यहाँ पर आएगा आपका 9 और 11। क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ए यूनियन डी का वैल्यू कुछ ऐसा होगा। फिर हम लोग निकालेंगे बी यूनियन सी का वैल्यू, तो बी यूनियन सी में यानी कि बी और सी में हम लोग देखेंगे कि बी और सी में क्या कुछ मैच कर रहा है, तो हाँ मैच कर रहा है, 11 और 13 मैच कर रहा है, बाद बाकी 7 9 छूट रहा है और उधर 15 छूट रहा है, तो हम लोग लिखेंगे 7 9, फिर 11 और 13 दोनों कॉमन है तो एक ही बार आएगा, तो 7 9 11 13 आ गया, फिर वहाँ पर बच गया आपका 15, तो ये 15 इसमें आ जाएगा। अब बोला गया है कि दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, आपको दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। तो क्या हम लोग इसको ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, हम आपको पहले भी बोल चुके हैं कि इंटरसेक्शन जो होता है वो दोनों में कॉमन एलिमेंट को लिखा जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये 1 3 5 7 9 11 में 7 9 11 13 15, क्या ये 7 9 11 और 7 9 11 यहाँ पर दोनों कॉमन है क्या, तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे 7 9 और 11, ये आपका आंसर होगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी, क्वेश्चन नंबर सी का ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी का ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी का आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी का आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर आपका सी ऑप्शन होगा, जिसमें लिखा हुआ है 7 9 11। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, गिवन है कि एफ एक्स बराबर आपका गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1। आपको बोला गया है कि देन वैल्यू ऑफ f0 यानी कि f0 आपको फाइंड करना है। तो अगर एफ एक्स बराबर ये गिवन है
तो आपको f0 अगर निकालना है तो x की जगह 0 पुट कीजिए, यानी कि ये हो जाएगा अपना 0 का स्क्वायर प्लस 2 × 0 और प्लस 1, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ये 0 + 0 और प्लस 1, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर होगा वो 1 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर लिखा है द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका गिवन है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका गिवन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) बराबर, एक फंक्शन दिया है f(x) बराबर √x-1 और पूछा गया है कि इसका डोमेन क्या होगा। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, डोमेन हम आपको पहले क्लास में भी बता चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो देखा है तो आपको पता होगा, और अगर नहीं देखा है तो उसको जरूर जाके एक बार देखिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि f(x) बराबर √x-1 है। हम बोले हैं कि डोमेन क्या होता है कि डोमेन एक तरह से इनपुट है। डोमेन को हम लोग इनपुट भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि क्या हम x का वैल्यू यहाँ पर क्या क्या रख सकते हैं, x का वैल्यू हम लोग क्या क्या रख सकते हैं, x के किस मान के लिए, x के किस वैल्यू के लिए, ये आपका जो फंक्शन है वो आपका डिफाइन होगा। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर डोमेन निकालते हैं मतलब x का हम लोग क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, तो x का वैल्यू हम लोग क्या 1 से बड़ा रख सकते हैं क्या, 1 से अगर छोटा रखने जाएँ, 1 से अगर छोटा वैल्यू रखने जाएँ तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव आने के बाद ये कॉम्प्लेक्स रूट बन जाएगा जहाँ पर यह फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं, जैसे अगर हम लोग x के जगह पर अगर हम लोग 1 से छोटा वैल्यू रखते हैं, चाहे हम लोग मन किया कि f 0 ही रखेंगे, x के जगह 0 ही रख दिए, क्या ये 0 - 1 और यानी कि √-1 क्या ये डिफाइन होगा, ये डिफाइन ही नहीं होगा, इसलिए हम लोग 0 नहीं रख सकते हैं, यानी कि 1 रख सकते हैं। 1 रखने पर ये फंक्शन 1 - 1 यानी कि 0 हो जाएगा, यानी कि f(x) का जो वैल्यू होगा वो 0 हो जाएगा। मतलब 1 रखने पर ये 0 आ जाएगा, मतलब फंक्शन डिफाइन होगा। और 1 से बड़ा वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हैं, 2 रखेंगे तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव ही आएगा। मतलब 1 से कुछ भी बड़ा वैल्यू रखेंगे चलेगा, लेकिन 1 से छोटा वैल्यू हम लोग नहीं रख सकते हैं, यानी कि इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो हो जाएगा आपका 1 रख सकते हैं, 1 रख सकते हैं और 1 से बड़ा वैल्यू रख सकते हैं। 1 इसमें शामिल होगा, 1 से इन्फाइनाइट तक इसमें वैल्यू होगा, और 1 इसमें शामिल होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि इधर क्लोज इंटरवल आएगा, और इन्फाइनाइट के साथ हम लोग तो हमेशा ओपन इंटरवल लगाते हैं, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा 8 का देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन नंबर आपका ए है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आपका राइट आंसर होगा, यानी कि इसका वैल्यू 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक होगा, और 1 इधर क्लोज इंटरवल, क्योंकि 1 को इसमें शामिल किया जा सकता है, क्योंकि 1 पुट करने पर 0 आता है, और 0 ये डिफाइन करेगा इस फंक्शन को, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये 1 से इन्फाइनाइट तक आपके ऑप्शन में कुछ इस तरह से दिया है। तो हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि ओपन इंटरवल को 2 तरीके से लिखा जा सकता है, या तो ऐसे या तो फिर ऐसे भी इधर साइन दे सकते हैं। तो यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, 8 का ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सही आंसर होगा, 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका गिवन है इफ़ A क्रॉस B। क्वेश्चन नंबर 9 में आपका A क्रॉस B दिया है, यानी कि 2 सेट है, उसका क्रॉस इस तरह से कुछ दिया है -2 3 -2 4 0 3 0 4 3 3 और 3 4, ये आपका गिवन है। तो आपसे पूछा है कि ए क्या होगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए क्या होगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर इसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो ए का होगा, और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो बी का होगा। क्या हम लोग ए में देखिए तो ए में यहाँ पर -2 है, फिर ये -2 रिपीट किया है, मतलब ए की जगह -2 ही तो आएगा इसमें। फिर इसमें देखिए ये 0 0 है, तो मतलब एक 0 भी आएगा। इसमें फिर ए की जगह 3 3 है, तो इसमें 3 भी आएगा। मतलब इसका जो सेट बनेगा, ए बराबर जो सेट बनेगा वो क्या -2 0 3 होगा, क्योंकि पहला एलिमेंट यहाँ पर ए क्रॉस बी है। कहने का मतलब है कि इसमें पहला एलिमेंट जो होगा वो हमेशा सेट ए से होगा, और दूसरा एलिमेंट जो होगा वो हमेशा सेट बी से होगा। तो क्या यहाँ पर सेट ए में हम लोग देखें तो ये पहले एलिमेंट को देखें तो -2 फिर 0 0 फिर 3 3, मतलब 3 ही एलिमेंट आए हैं। ये -2 0 3 यानी कि सेट ए जो होगा वो आपका -2 0 3 होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन है वो -2 0 3 यानी कि ए। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आप देखिए ए नंबर ऑप्शन जो है -2 0 3 वो आपका राइट आंसर है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे।
क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा। इसमें लिखा है कि इफ़ ए बराबर, यहाँ पर भी सेट दिए हैं कि ए बराबर एक सेट है। क्वेश्चन नंबर 10, ए बराबर एक सेट गिवन है 2 3, बी इक्वल्स टू गिवन है 4 5, और इसमें लिखा गया है कि हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी का यूज़ करके हम लोग कितने सबसेट बना सकते हैं इसके। तो हम लोग जानते हैं कि सबसेट बनाने का जो फार्मूला है वो आपका 2 का पावर n होता है। तो पहले हम लोग ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे, क्योंकि ए क्रॉस बी का सबसेट पूछा गया है। तो सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे। आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करते हैं ना, कि इसमें पहले वाले एलिमेंट से दोनों एलिमेंट को लिखेंगे, यानी कि ये 2 4 और 2 5, ये आपका एक हो गया। 2 4 और 2 5 ये बन सकता है ए क्रॉस बी। फिर 3 से बनाएंगे तो ये 3 4 और 3 5 ये भी बन सकता है इसका एलिमेंट, यानी कि ए क्रॉस बी के 4 एलिमेंट हैं। ये 2 4 2 5 3 4 और 3 5, 2 4 2 5 3 4 और 3 5, ये 4 एलिमेंट हैं इसके पास। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी में जो सबसेट बनेगा, ए क्रॉस बी में जो सबसेट बनेगा वो क्या 2 का पावर 4 होगा, क्योंकि इसके पास 4 एलिमेंट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 का पावर 4 ये कितना हो जाता है ना, ये 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 8 2 जा 16, यानी कि इसके जो सबसेट बनेंगे वो 16 सबसेट बनेंगे इसके। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा ज़रा। इसमें लिखा है कि एक पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। मतलब एक पहिया है वो 1 मिनट में 360 परिक्रमा कर लेता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। सबसे पहले देखिए कि एक पहिया 1 मिनट में और पूछा गया है 1 सेकंड में। तो पहले हम लोग सबसे पहले निकालेंगे कि एक पहिया जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, एक पहिया आपका 1 मिनट में, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 60 सेकंड में 60 सेकंड में ये कितना चक्कर लगाता है, तो ये 360 चक्कर लगाता है। 60 सेकंड में ये 360 चक्कर लगाता है। तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये 1 सेकंड में ये 360/60, यानी कि 1 सेकंड में क्या ये 6 चक्कर लगाएगा। 1 सेकंड में ये 6 चक्कर लगाएगा। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो ध्यान से देखिए कि अगर कोई चीज़, एक पहिया है, अगर एक चक्कर अगर पूरा लगाता है ना, एक चक्कर अगर पूरा लगाता है तो वहाँ पर एक सर्कल बनेगा, और उसको हम लोग 360 डिग्री कोण जानते हैं कि एक सर्कल हमेशा 360 डिग्री का कोण बनाता है। यानी कि अगर इसको हम लोग रेडियन में लिखेंगे तो ये 2 पाई का कोण बनाएगा, क्योंकि पाई का जो वैल्यू होता है ना वो 180 होता है। तो 2 को 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 360 बन जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है 1 सेकंड में 1 सेकंड में अगर 6 चक्कर लगाता है और 1 चक्कर में 360 का कोण बनाएगा, यानी कि एक चक्कर में ये पूरे 2 पाई का एंगल बनाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 सेकंड में ये कितना का एंगल बनाएगा। तो ये 6 चक्कर लगा रहा है ना, एक चक्कर में 360, एक चक्कर में 2 पाई का कोण बना रहा है। तो 6 चक्कर में क्या ये 6 × 2 पाई, यानी कि 12 पाई, यानी कि रेडियन में डायरेक्टली कन्वर्ट, यानी कि ये 12 पाई का एंगल बनाएगा क्या। तो हम लोग बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका गिवन है। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि द वैल्यू ऑफ साइन 765 डिग्री, आपको साइन 765 डिग्री का वैल्यू बताना है। तो इसको पहले हम लोग एक फार्मूला जानते हैं हम लोग कि साइन 2n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ही होता है। 2n पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा ही होता है। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग साइन, और 2n पाई प्लस थीटा करने का मतलब है n की जगह तो कोई भी इंटीजर आएगा, और पाई की जगह आपका पाई का मतलब होता है 180 डिग्री यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग 2 × 360 करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 0 0 2 6 20 और 2 3 जा 6 और 1 7, यानी कि 720 बचेगा। ये आपका हो जाएगा 720। तो क्या इधर आपका 45 डिग्री बचा है क्या,
इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन, इसको हम लोग 765 को क्या 2 × 360 प्लस 45 लिख सकते हैं। 2 × 360 करेंगे 720 आएगा, 720 में से 45 जोड़ देंगे, क्या आपका 765 बनेगा, हाँ या ना। हम लोग जानते हैं कि साइन 2n पाई प्लस थीटा, यानी कि ये 2 गुना आपका n की जगह तो 1 है और पाई की जगह 180 पुट किए हैं, तो यानी कि ये आपका 360 बन गया। 2n पाई, ध्यान से देखिएगा 180 है, तो यानी कि 2 × 2 × 180, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 2 × 2 × 1, इसको हम लोग 360 ना लिखें तो हम लोग इसको 180 भी लिखेंगे तो चलेगा। ध्यान से देखिएगा 2 × 2 × 180 प्लस 45 या फिर 2 × 300, ये डायरेक्टली तो आपका बन ही गया वही चीज़। इसको हम लोग वैसे भी लिख सकते हैं कि ये 2 × 360 भी होगा, या फिर हम लोग डायरेक्टली 720 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये आपका साइन थीटा ही आएगा। ध्यान से देखिएगा साइन 765 को क्या हम लोग 2n पाई प्लस थीटा, यानी कि 2n की जगह 2 अगर पुट कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई की जगह 180 आएगा और प्लस 45 डिग्री, यानी कि इसी चीज़ को हम लोग साइन 2 × 360 प्लस 45 लिख सकते हैं, हाँ या ना। तो इसको लिखा जा सकता है इस तरीके से, और ये आपका साइन थीटा के ही इक्वल होगा, यानी कि ये आपका थीटा यहाँ पर आपका 45 डिग्री है, तो क्या इसको हम लोग साइन 45 बोल सकते हैं। और साइन 45 का वैल्यू आपका 1/√2 होता है। तो इसका जो फाइनल आंसर है, वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी इसका जो फाइनल आंसर है, हाँ, वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा 1/√2। 12 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 12 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। साइन 765 का जो वैल्यू होगा वो 1/√2 होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में बोला गया है कि आपको वैल्यू निकालना है, द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री इज, मतलब tan 15 डिग्री का मान कितना होगा, या आपको tan 15 डिग्री का वैल्यू निकालना है। तो आप 15 को ऐसे दो एंगल में तोड़िए, ऐसे 2 एंगल में ब्रेक कीजिए, जिसका वैल्यू आपको पता है। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, tan 45 माइनस 30, 45 में से 30 माइनस करेंगे, क्या ये 15 आएगा, हाँ। और हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि tan a माइनस b का जो फार्मूला होता है वो आपका होता है tan a माइनस tan b बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये आपका फार्मूला होता है, ट्रिग्नोमेट्री का एक फार्मूला है। तो इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे हम लोग अभी। ध्यान से देखिए, यानी कि a की जगह आपका 45 आएगा और b की जगह 30 आएगा। तो ध्यान से देखिए, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan a यानी कि tan 45 माइनस tan b यानी कि tan 30 बाय 1 प्लस tan 45 इंटू tan 30। क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है, माइनस tan 30 का वैल्यू आपका 1/√3 होता है, और इसी तरह यहाँ से ये 1 प्लस ये आपका हो जाएगा tan 45 का 1 इंटू और tan 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3। क्या इसको हम लोग 1 माइनस √3 यानी कि एलसीएम यहाँ से ले लेंगे, तो ये √3 - 1 बाय √3 और बट्टा ये आपका इधर एलसीएम कीजिएगा तो ये √3 + 1 और बाय √3 होगा। क्या इसको जब पलटेंगे तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा। और ध्यान से देखिएगा, ये कुछ इस तरह से बन जाएगा √3 - 1 बाय √3 + 1। इसको जब रेशनलाइज कर दिया जाएगा तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे √3 + 1 सॉरी -1, क्योंकि यहाँ पर प्लस आया है, और बाय में क्या करेंगे फिर से √3 - 1, यानी कि ये ऊपर वाला तो बनेगा √3 - 1 का होल स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा a² - b², क्योंकि a + b इंटू a - b के फॉर्म में है। तो यहाँ पर ये a - b का होल स्क्वायर बनेगा, यानी कि √3 का स्क्वायर करने जाएंगे तो ये 3 आएगा। फिर हम लोग a² + b² ना, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये +1 आ जाएगा, और फिर -2ab यानी कि 2 इंटू √3 इंटू 1 करेंगे तो ये -2√3 आएगा, और यहाँ पर आपका आ जाएगा √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। क्या ऐसे? अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्या इसको हम लोग ये 3 और 1 4, 4 - 2√3 और बट्टा 2, अगर ये 4 - 2√3 बट्टा 2 है तो क्या 4 - 2√3 और बट्टा 2 है। क्या इसको हम लोग 2 कॉमन लेके इसको हम लोग 2 - √3 और बट्टा 2 लिख सकते हैं क्या, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आपका जो आंसर फाइनल आंसर होगा वो आपका आएगा 2 - √3। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं इसका जो सही आंसर है, उसका जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का, वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। इसका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। इसका आंसर आएगा आपका 2 - √3, ये आपका सही आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका गिवन है कि साइन 36 इंटू कॉस 9 प्लस कॉस 36 इंटू साइन 9, इसका वैल्यू क्या होगा। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका साइन 36 इंटू कॉस 9 प्लस कॉस 36 इंटू साइन 9, आपको इसका वैल्यू निकालना है। एक फॉर्मूला आप पढ़े होंगे कि साइन ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है ना, वो आपका होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, कई बच्चे तो क्या करते हैं ना कि साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी में ही कंफ्यूज कर जाते हैं कि यहाँ पर कौन सा क्या आएगा। तो ध्यान से देखिएगा, इसके लिए आप एक चीज़ याद रखिएगा, सी डी ओ, एक चीज़ आप याद रखिएगा सी डी ओ, ये नया कॉन्सेप्ट है। ध्यान से देखिएगा, सी का मतलब होता है कॉस, डी का मतलब होता है डबल और ओ का मतलब होता है अपोजिट साइन। इसका मतलब ये है ना कि जहाँ पर कॉस आएगा वो सीधे डबल हो जाएगा और वो अपोजिट साइन लेगा। कहने का मतलब है जैसे साइन आया है तो साइन तो जैसा है लिखा ही जाएगा। जैसे हम लोग कॉस ए प्लस बी का अगर फार्मूला लिखेंगे ना, कॉस ए प्लस बी का अगर फार्मूला लिखेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे, देखिए सी डी ओ मतलब कॉस आया है तो सी का मतलब होता है कॉस, और कॉस जहाँ पर आएगा वो डबल हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर कॉस कॉस दो बार लिखेंगे, क्या मतलब एक बार कॉस ए एक बार कॉस बी, और डबल और अपोजिट साइन, यानी कि यहाँ पर प्लस आया है तो माइनस आएगा। इसका मतलब यहाँ पर आएगा ये साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, इसी तरह से अगर कॉस ए माइनस बी का अगर फार्मूला लिखेंगे तो मतलब कॉस आया है तो डबल होगा, तो इसका क्या हम लोग कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ माइनस आया है तो अब की बार प्लस आएगा क्योंकि अपोजिट साइन हो जाता है, तो क्या हो जाएगा ये आपका साइन ए इंटू साइन बी। मतलब कॉस जहाँ पर आएगा वो पहले डबल हो जाएगा फिर अपोजिट साइन, और साइन ऐसा नहीं करता है, साइन बांट के लेता है। यानी कि एक बार साइन, अगर साइन का जैसे ही फार्मूला लगाएंगे तो साइन फिर कॉस फिर साइन, ऐसा करके आता है। तो यहाँ पर देखिए साइन ए प्लस बी का फार्मूला, और ये कभी भी इसका जो साइन है वो चेंज नहीं होता है, प्लस है तो प्लस ही आएगा और माइनस है तो माइनस ही आएगा। मतलब साइन ए प्लस बी का फार्मूला होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और अगर साइन ए माइनस बी का फार्मूला लिखते तो ये आपका जाता साइन ए कॉस बी और यहाँ पर हो जाता माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो अब हम लोग देख रहे हैं इस फार्मूले को यूज करना है हमको। इस फार्मूले को साइन ए प्लस बी आपका क्या होता है, तो साइन ए प्लस बी बराबर आपका आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसका मतलब ए के जगह अगर हम लोग 36 पुट करें और बी की जगह अगर 9 पुट करें तो क्या ये जो वैल्यू है आपका, ये क्या साइन 36 प्लस 9 बन जाएगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये साइन 45 डिग्री है और इसका वैल्यू 1/√2 होता है क्या। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आपका बी होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपका इस तरह से कुछ गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका गिवन है, यहाँ पर लिखा है कि साइन एक्स बराबर, अगर इफ साइन एक्स बराबर दिया है -1/2 और एक्स जो है वो लाई करता है आपका पाई से लेकर 3π/2 तक, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो हम लोग बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये आपका 0 होता है, ये π/2 होता है, ये आपका पाई होता है, ये आपका 3π/2 होता है और ये आपका फिर से 2π हो जाता है। यानी कि ये आपका 90 डिग्री, ये 180, ये 270 और ये फिर से 360। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि x जो है वो पाई से 3π/2, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये तीसरे क्वाड्रेंट में है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये तीसरा है। और ये घर होता है tan और cot का, ये घर होता है tan और cot का। यहाँ पर tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी सारे वैल्यू नेगेटिव होंगे। यहाँ ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी कि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव होंगे, मतलब सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पर पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर स्कूल से यानी कि एस वर्ड आया है, यानी कि साइन और कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, तो साइन और कॉसेक यहाँ पर पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी सारे नेगेटिव होंगे। यहाँ टू से आपका tan और cot पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी सारे वैल्यू नेगेटिव होंगे। और इसी तरह से यहाँ पर ऑल स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज में पहला वर्ड सी आया है, यानी कि यहाँ पर कॉस और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी सारे वैल्यू नेगेटिव होंगे। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ x का वैल्यू जो है पाई से लेकर 3π/2 तक है, इसका मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। और साइन एक्स बराबर कुछ इस तरह से गिवन है, साइन एक्स बराबर है आपका -1/2। आपको पूछा गया है कि tan x का वैल्यू क्या होगा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ
10x, आपको 10x का वैल्यू पूछ लिया गया है। क्या यहाँ पर हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं क्या? इसको निकालने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। पहले हम लोग यहाँ से cos x भी निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या cos x बराबर √1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है? तो हाँ, लिखा जा सकता है। और यहाँ पर यानी कि यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा वो प्लस माइनस दोनों में निकलेगा। तो ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इसका मतलब 1 माइनस -1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये प्लस माइनस, और यहाँ पर आ सकता है आपका 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और ये आपका 2 आ जाएगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 1 में से 1/2 माइनस करेंगे, √1/2, यानी कि 1 का तो रूट निकलेगा लेकिन 2 का नहीं निकलेगा, तो ये 1/√2 हो जाएगा। सॉरी, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 4 आएगा, और यहाँ पर अगर आप माइनस कीजिएगा तो 4 - 1 यानी कि ये आपका √3, और बाय में 4 है यानी कि 2 निकलेगा, प्लस माइनस √3/2 निकलेगा। क्या ये सही है? हम लोग जानते हैं कि cos x बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन एक्स का वैल्यू था -1/2 ना, तो यानी कि -1/2 इसका वैल्यू था, तो -1/2 का अगर स्क्वायर करेंगे तब ना 1/4 आएगा। -1/2 यहाँ पर पुट कर दिए, साइन एक्स की जगह -1/2 पुट किए, इसका स्क्वायर लगा है तो हम लोग स्क्वायर लगा दिए, तो माइनस का स्क्वायर प्लस में बदल गया, लेकिन ये पहले से माइनस यहाँ पर लगा हुआ है। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो यानी कि इसका जैसे हम लोग 4 में से 1 माइनस करेंगे 3 निकलेगा, और 3 का रूट नहीं निकलता है तो इसको हम लोग रूट में ही छोड़ देंगे, और नीचे 4 आएगा, तो 4 का रूट निकलता है 2, तो हम लोग 2 बाहर कर देंगे, ठीक है। और ये प्लस माइनस दोनों में आएगा। और यहाँ पर देखिए हम लोग बात कर रहे हैं कॉस का, लेकिन एक्स कहाँ पर है? तो एक्स आपका है थर्ड क्वाड्रेंट में, एक्स लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, मतलब यहाँ पर कॉस का जो वैल्यू होगा वो भी नेगेटिव आएगा, मतलब हम लोग कॉस एक्स जो आएगा वो आपका -√3/2 आएगा। कॉस जो आएगा वो आपका -√3/2 आएगा, क्योंकि एक्स जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब हम लोग निकालते हैं tan x का वैल्यू। क्या आप जानते हैं कि tan x बराबर आपका होता है, tan x बराबर साइन एक्स बटे कॉस एक्स होता है क्या? tan x बराबर साइन एक्स बटे कॉस एक्स होता है क्या? तो साइन एक्स का वैल्यू आपका गिवन था -1/2 और कॉस एक्स का वैल्यू आया है -√3/2, तो देखिएगा ये -1/2 और ये -√3/2, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पलट के जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल होगा, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा वो 1/√3 आएगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का जो ए है वो आपका सही आंसर है। 15 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 जरा देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है आपको प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है इस इक्वेशन का। एक आपका ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें गिवन है कि साइन एक्स बराबर √3/2, ये आपका गिवन है। आपको इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो क्या इसको हम लोग साइन एक्स बराबर √3/2, यानी कि साइन का वैल्यू √3/2 कब होता है? तो ये साइन 60 लिख सकते हैं क्या? और 60 को हम लोग π/3 लिखते हैं, ठीक है। तो x का जो वैल्यू आएगा वो आपका तो π/3 आएगा, एक वैल्यू आपका ये आएगा, x का वैल्यू जो है वो π/3 आएगा। ध्यान से देखिएगा, आपको पता है कि ये 0 है, ये आपका π/2 है, यहाँ पर पाई होता है और यहाँ पर 3π/2 होता है, और ये फिर से 2π होता है। आप ध्यान से देखिएगा कि ये घर होता है, यहाँ पर आता है ऑल, यहाँ पर आता है स्कूल, यानी कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ 2 से ये आपका टैन और कॉट पॉजिटिव, और यहाँ पर आपका सेक और कॉस पॉजिटिव। तो ध्यान से देखिएगा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि ये एक्सिस एक्स एक्सिस ये कभी भी चेंज नहीं करता है, यानी कि साइन है, अगर फंक्शन तो साइन ही रहेगा। इसमें से आप कुछ भी जोड़ दीजिए, चाहे कुछ भी घटा दीजिए, पाई माइनस कीजिए चाहे पाई से प्लस कीजिए, 0 से माइनस कीजिए चाहे 0 से प्लस कीजिए, ये आपका साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, और टेन है तो टेन ही रहेगा। लेकिन अगर इस एक्सिस में अगर आप लेते हैं, अगर π/2 माइनस करते हैं या फिर 3π/2 माइनस करते हैं या फिर प्लस करते हैं, तो ये चेंज कर देता है, और साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टेन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टेन में, और सेक बदलता है कॉसेक में, कॉसेक बदलता है सेक में। तो ध्यान से देखिएगा कि इसका वैल्यू एक वैल्यू तो x बराबर π/3 आया है, लेकिन क्या इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? साइन, क्या इसको हम लोग पाई माइनस π/3 भी करें, पाई माइनस π/3 भी करें, तो क्या ये वैल्यू चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3 भी करेंगे तो ये साइन π/3 के ही इक्वल आएगा, ये साइन π/3 के ही इक्वल आएगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर पाई में से π/3 माइनस करेंगे तो ये आपका 2π/3 आएगा। यानी इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू आएगा वो आपका पाई
बाय 3 और 2π/3 ये आपका राइट आंसर होगा। π/3 और 2π/3 ये आपका राइट आंसर होगा। यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर ए होगा, यानी कि π/3 और 2π/3। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। फिर हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 है 2 cos² x बराबर 1 दिया है। आपका गिवन है कि द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2 cos² x इक्वल्स टू 1। आपका गिवन है 2 cos² x इक्वल्स टू आपका 1 दिया हुआ है। आपको इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा। हम पहले भी बता चुके हैं, पहले इसको ब्रेक करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। क्या इसको हम लोग cos² x को क्या हम लोग इधर ले जाएंगे तो ये इसको 1/2 लिखा जा सकता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 है। अगर हम लोग इधर cos² x को क्या हम लोग 1/√2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो हाँ लिखा जा सकता है। और जनरल सॉल्यूशन के लिए हम पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताए हैं कि जनरल सॉल्यूशन के लिए अगर जनरल सॉल्यूशन के लिए अगर आपका 0 रहता है या फिर अल्फा रहता है, उसका अलग अलग वैल्यू आता है, और स्क्वायर रहता है तो फिर भी इसका अलग वैल्यू आएगा। तो क्या इसको हम लोग जब भी अगर आपका स्क्वायर वाला चीज़ आए, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं अगर cos² थीटा बराबर अगर cos² अल्फा आ जाए, cos² थीटा बराबर अगर आपका cos² अल्फा आ जाए, तो वहाँ पर थीटा का जो जनरल सॉल्यूशन का जो फार्मूला जो वैल्यू आएगा वो आपका आ जाएगा, वो आपका आ जाता है n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो क्या इसको हम लोग 1/√2 को 1/√2 कितना डिग्री पर इसका वैल्यू होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं cos का जो वैल्यू होता है cos 45 डिग्री, cos कितना डिग्री 45, और 45 को हम लोग क्या π/4 लिखते हैं। cos π/4 का जो वैल्यू होता है वो आपका 1/√2 आता है। और इसका जो जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला है वो अगर cos² थीटा अगर स्क्वायर में दिया है तो आपका cos² थीटा बराबर अगर cos² अल्फा है, तो वहाँ पर जनरल सॉल्यूशन जो होता है वो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस अल्फा आता है। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा की जगह आपका कितना है तो 1/√2 है, यानी कि इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो थीटा बराबर आपका आ जाएगा n पाई, थीटा बराबर आपका आएगा n पाई और प्लस माइनस π/4, क्योंकि अल्फा की जगह आपका आया है π/4, क्योंकि 1/√2 कहाँ पर वैल्यू होता है, तो हम बोल सकते हैं 1/√2 जो होता है cos² x बराबर हम लोग लिख सकते हैं cos² π/4, इसको cos² π/4 लिखा जा सकता था। यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो आपका कहाँ पर आएगा तो n पाई प्लस माइनस π/4, ये इसका आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, 1/√2 पर आता है π/4 पर cos π/4 पर आपका वैल्यू आता है 1/√2, यानी कि इसका जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो थीटा बराबर n पाई प्लस माइनस π/4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 17 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 आपका गिवन है cos x बराबर इफ, क्वेश्चन नंबर 18 है इफ cos x बराबर 3/5 और x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा और π/2 से छोटा, इस तरह से गिवन है। तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2, आपको sin x/2 का वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान से देखिएगा, फिर हम लोग इस क्वाड्रेंट वाले कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। ये 0 है, ये आपका π/2 है, ये आपका पाई है, ये आपका 3π/2 है और ये आपका 2π है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर x का जो वैल्यू है ना वो 0 से π/2 पर लाई करता है। x का जो वैल्यू है वो 0 से π/2, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 0 से बड़ा होगा लेकिन π/2 से छोटा होगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। थीटा का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आपको दिया गया है, लिखा गया है कि cos x बराबर 3/5 है, तो आपको निकालना है sin x/2 का वैल्यू। हम एक फार्मूला पिछली क्लास वाले वीडियो में भी हम लोग बता चुके हैं कि 1 प्लस cos x बराबर आता है 2 cos² x/2, 1 प्लस cos x बराबर आता है 2 cos² x/2, और 1 माइनस cos x बराबर आता है 2 sin² x/2, 1 माइनस cos x बराबर आता है 2 sin² x/2।
तो क्या यहाँ से हमको निकालना है साइन एक्स बाई टू का वैल्यू, तो क्या साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का जो वैल्यू होगा, क्या हम लोग यहाँ से इसको हम लोग 1 माइनस कॉस एक्स बाय में 2 लिखा जा सकता है क्या। साइन स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का जो वैल्यू होगा वो 1 माइनस कॉस एक्स बाय में 2 चलाएगा, तो 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 लिख सकते हैं क्या। तो हाँ लिखा जा सकता है। और इसका मतलब हम लोग यहाँ से अगर निकालें कि साइन स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू होगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का उसका वैल्यू क्या होगा, तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स बाई टू, यानी कि 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू 3/5 है और बाय में चला जाएगा 2। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका, ये 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। एलसीएम लेंगे, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा और 2/5 और यहाँ फिर से 2, ये पलट के ऊपर जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, पलट के ऊपर जाएगा तो ये आपका कैंसिल होगा, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1/5 बचेगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर ये 1/5 बचेगा क्योंकि नीचे 1 है, ये पलट के जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आपका 1/5 बचेगा। यानी कि हम लोग, ये तो आपका निकल गया साइन स्क्वायर का वैल्यू ना। अगर साइन स्क्वायर एक्स बाई टू का वैल्यू, अगर साइन एक्स बाई टू निकालेंगे तो इधर आपको रूट लगाना पड़ेगा, तो इधर आपको हम लोग प्लस माइनस 1/5 करेंगे, यानी कि इसका जो वैल्यू आएगा ये प्लस माइनस 1/1 का तो रूट निकल जाता है 1 ही होगा, लेकिन √5 का नहीं निकलता है तो √5। अब यहाँ दिक्कत है कि हमको प्लस लेना है कि माइनस लेना है, तो ध्यान से देखिएगा एक्स जो है वो पहले से ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, तो एक्स बाई टू जो होगा अगर उसका आधा करेंगे वो भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स बाई टू भी जो होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, यानी कि हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू लेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। तो साइन एक्स बाई टू का जो वैल्यू होगा वो 1/√5, वो माइनस में नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन एक्स बाई टू का वैल्यू आएगा 1/√5 और ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। इसका आंसर आएगा 1/√5 जो आपका सही आंसर है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन नंबर 19 आपका गिवन है कि जनरल सोल्यूशन ऑफ साइन 3x/2 = 0। आपको जनरल सोल्यूशन निकालना है साइन 3x/2 का। तो ध्यान से देखिए, ये साइन 3x/2 बराबर आपका 0 गिवन है, और हम जानते हैं कि अगर जनरल सोल्यूशन अगर साइन थीटा बराबर अगर 0 हो, साइन थीटा बराबर अगर 0 हो तो इसका जो जनरल सोल्यूशन का जो फार्मूला होता है वो थीटा बराबर हो जाता है आपका n π। थीटा बराबर आता है n π। अगर साइन थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर n π। कॉस थीटा बराबर अगर 0 रहता तो इसका फिर आता थीटा बराबर 2n + 1π/2, और अगर tan थीटा बराबर अगर 0 रहता तो आपका आता फिर से थीटा बराबर n π। यानी कि हम लोग को यहाँ साइन थीटा का पूछा है, तो साइन थीटा बराबर अगर 0 गिवन है तो थीटा बराबर n π आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हम लोग बोल सकते हैं कि 3x/2 जो है, ये थीटा की जगह तो 3x/2 ही तो है, इसका वैल्यू क्या आएगा तो n π आएगा, यानी कि ये 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला आएगा, यानी कि x का जो वैल्यू x जो आएगा वो आपका क्या आएगा 2n π/3, जहाँ पर n क्या है ना एक इंटीजर है, n क्या है n एक इंटीजर है, n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका राइट आंसर होगा। 19 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। इसका आंसर आएगा 2n π/3। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 गिवन है, इफ cos x = -1/2 गिवन है, cos x = -1/2, आपको फाइंड करना है cos 2x का वैल्यू। cos x = दिया है आपका -1/2, तो आपको cos 2x का वैल्यू फाइंड करना है। आपको बताना है कि cos 2x कितना होगा, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 20। ठीक है, cos x = -1/2 गिवन है, आपको निकालना है cos 2x। तो ध्यान से देखिएगा, हम जानते हैं कि cos 2x का बहुत सारा फार्मूला होता है। इसको हम लोग cos 2x का एक फार्मूला, cos 2x बराबर ये फार्मूले होते हैं, आप जानते होंगे। cos 2x बराबर आता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या फिर अगर यहाँ पर cos की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट कर दिया जाए तो ये आ जाएगा माइनस, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो -1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, या फिर साइन स्क्वायर एक्स की जगह अगर आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स पुट कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 2 cos स्क्वायर एक्स -1। ये 3 फार्मूले होते हैं आपके। ठीक है, और एक tan के फॉर्म में आता है इसका फार्मूला, लेकिन ये 3 फार्मूले ये मेन है इसके पास। तो ध्यान से देखिए, cos 2x का 3 फार्मूले हो गए।
cos 2x बराबर क्या आ गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, और एक फार्मूला tan के फॉर्म में आता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, लेकिन उसका यूज़ नहीं किया जाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपको cos x गिवन है, cos 2x पूछा है, तो cos x गिवन है तो यहीं पर पुट करके हम लोग लगा सकते हैं, यानी कि cos 2x का जो फार्मूला होगा इसमें पुट करके हम लगा सकते हैं। cos 2x बराबर क्या है, तो 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 ये फार्मूला होता है, तो अब हम लोग इसी फार्मूले का यूज़ करेंगे। cos 2x बराबर क्या आपका फार्मूला आ गया 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, यानी कि cos 2x का जो वैल्यू होगा कुछ इस तरह से होगा, बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स, यानी कि cos स्क्वायर एक्स यानी कि ये -1/2 का स्क्वायर हो जाएगा और -1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा +1, और 2 2 4 हो जाएगा और -1, 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, यानी कि 1/2 -1, इसको जब माइनस कीजिएगा तो ये आपका -1/2 आएगा, ठीक है, और ये आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, ये आपका राइट आंसर है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। उम्मीद है आप लोग अच्छे तरह से समझ रहे होंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है द वैल्यू ऑफ i का पावर 16, i का पावर 16, इसको आयोटा कहा जाता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आता है। तो ध्यान से देखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका बहुत सारा यूजेस है। देखिए i स्क्वायर का वैल्यू जो होता है वो -1 होता है, ठीक है, और i का पावर 4 जो होता है वो 1 होता है। जो भी i का पावर में जो 4 का मल्टीपल होगा उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। तो क्या ये 4 का मल्टीपल है क्या, तो हाँ है, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि i का पावर 4 को हम लोग ऐसे लिखा जा सकता है, i का पावर 16 को 4 × 4 हाँ लिखा जा सकता है। इसका वैल्यू 1 होता है, और फिर 1 का पावर 4 करेंगे तो फिर से 1 ही आएगा, यानी कि इसका जो आंसर होगा वो क्वेश्चन नंबर आपका 21 का 1 सही आंसर है, यानी कि ए, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। 21 का जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका राइट आंसर है, इसका आंसर होगा 1, ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आते हैं 21 हो गया था, अब हम लोग आते हैं 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि द कॉन्जुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1/1 - i, यानी कि आपको पूछा गया है कि समित संख्या 1/1 - i का संयुग्मी क्या होगा। तो पहले इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे। देखिए हम लोग मान लेते हैं z बराबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 1/1 - i, ठीक है, 1/1 - i। इसको अगर हम लोग a + ib के फॉर्म में लिखने जाएं तो कि इसको हम लोग इसके कॉन्जुगेट से गुना करते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1 + i/1 + i, ठीक है। अब इसको जैसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 1 + i बाय ये 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस, और फिर से i का स्क्वायर। i स्क्वायर बराबर -1 होता है, तो ये आपका हो जाएगा 1 + i, और बाय में ये 1 ये माइनस, और फिर से i स्क्वायर का वैल्यू -1 तो -1 आपका हो जाएगा प्लस, माइनस आपका आ जाएगा प्लस, यानी कि ये 1 + i और बाय में हो जाएगा 2, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे भी ब्रेक करके लिख सकते हैं 1/2 और प्लस i/2, ऐसे लिखा जा सकता है। अब आपको इसका संयुग्मी पूछा है, इसका आपका कॉन्जुगेट पूछा है, तो आप क्या कीजिएगा, जहाँ प्लस आया है वहाँ पर सिर्फ माइनस लगा दीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका अगर हम लोग कॉन्जुगेट निकालेंगे तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट जो होगा उसको हम लोग जर बार से दिखाते हैं, और ये आपका आ जाएगा 1/2, यहाँ पर प्लस है ना, यहाँ पर प्लस आया है तो इसको खाली माइनस से दिखा देंगे, ये आपका माइनस आ जाएगा i/2, क्योंकि यहाँ प्लस i/2 था, ये आपका -i/2 होगा, और ये आपका राइट आंसर होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन नंबर सी, 22 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, इसमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 23 आपका लिखा हुआ है एक्सप्रेस i का पावर -35 इन द फॉर्म ऑफ a + ib, यानी कि i का पावर -35 को आपको a + ib के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो क्या कीजिएगा, आप इसको सबसे पहले इस माइनस को नीचे ले आइए, तो 1/i का पावर 35 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या 1/i का पावर 4 × 8 और × i लिख सकते हैं क्या, हाँ लिखा जा सकता है, क्योंकि 4 × 32 और यहाँ पर आपका i³
4 8 32 और 32 और 3 अगर ऐड कर देंगे तो 35 होगा क्या? हाँ होगा। तो इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसको ऐसे ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये 1/i⁴ जो होता है वो 1 होता है, तो इसका वैल्यू 1 का पावर 8 करेंगे 1 ही आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या छूट गया? आपका i³ छूट गया, ये आपका छूट गया i³। ठीक है, अब i³ का जो वैल्यू होता है, आप ध्यान से देखिएगा कि अगर i² है तो ये आपका -1 होगा, अगर i³ है तो ये आपका -i के बराबर होता है। और क्योंकि ऐसा इसलिए हम लोग कर सकते हैं कि i² को अगर हम लोग दोनों ओर i से गुना कर देंगे तो क्या ये i³ बन जाएगा, और इधर भी आपका -1 को i से गुना करना पड़ जाएगा, तो i³ बराबर आपका आ जाएगा -i। ठीक है, फिर अगर हम लोग i का पावर 4 अगर 4 लाना है तो ये आपका 1 के इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए i² का वैल्यू कितना होता है? i² का वैल्यू हो गया आपका -1, और अगर i² का फिर से अगर स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये i का पावर 4 बनेगा, लेकिन यहाँ -1 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये +1 बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा i³ का वैल्यू जो होता है वो -i आता है, तो इसके जगह पर हम लोग -i लिख सकते हैं। इसके जगह पर हम लोग -i लिख सकते हैं, यानी कि 1/i³ बराबर ये हम लोग लिख सकते हैं 1/ इसको -i लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये इसको -i अगर लिख दिए तो नीचे हम लोग i को नहीं रहने देंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे ना कि i/i से गुना कर देंगे। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, ये 1 को i से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये i बन जाएगा ऊपर में, और नीचे में यहाँ पर -i है तो माइनस रहने देंगे, और फिर i को i से गुना करेंगे तो ये i² बन जाएगा, और i² का वैल्यू -1 होता है, तो मतलब ले देखिए ये माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये -i और यहाँ पर आपका फिर से -1, यानी कि ये माइनस कैंसिल, यानी कि ये पूरी i बन जाएगा। ठीक है, अब इसको हमको लिखना है a + ib के फॉर्म में, यानी कि a कांस्टेंट है और ib b के साथ तो इसके साथ जो आया है वो आपका b होगा, यानी कि a + ib के फॉर्म में अगर इसको हम लोग लिखने जाए ना तो a की जगह तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है ना, तो इसको हम लोग 0 तो लिख ही सकते हैं, और ये इसको 0 + i। ठीक है, a + ib के फॉर्म में ये 0 + i लिखा जा सकता है, यानी कि इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग सही तरह से समझ रहे होंगे और आपको मज़ा भी आ रहा होगा पढ़ने में। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 पे, क्वेश्चन नंबर 24 आपका गिवन है कि 3 × 7 + i7 + i × 7 + i7, इसको आपको a + ib के रूप में आपको लिखना है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 7 या 21, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 21i हो जाएगा, फिर i को 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 7i, और i को 7i से गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा +7i²। ये आपका 21 और 7 आपका हो जाएगा 28i, और यहाँ पर देखिए +7 i² का वैल्यू हम पहले बता चुके हैं कि -1 होता है, तो ये -1 लिख देंगे यहाँ पर, तो ये आपका हो गया 21 + 28i, और ये आपका हो गया -7, 21 में से 7 माइनस करेंगे आपका बचेगा 14, और ये +28i, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 24 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है, 14 + 28i। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 है, क्वेश्चन नंबर 25 आपका गिवन है मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर -√3 + i जो है उसका मापांक क्या होगा, यानी कि मॉडुलस क्या होगा। z बराबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है -√3 + i। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि मॉडुलस यानी कि मापांक ये जो होता है ना, अगर z बराबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका गिवन है, z बराबर a + ib अगर आपको ये गिवन है, तो मॉडुलस का जो फार्मूला होता है ना, मापांक का जो फार्मूला आता है, इसको हम लोग mod z से भी दिखाते हैं, और इसका फार्मूला हो जाता है √a² + b²। इसका मतलब क्या, हम लोग a की जगह ये a तो है ही, इस a की जगह ये -√3 आएगा, और b की जगह क्या इसके साथ i के साथ जो आता है, यानी कि यहाँ पर 1 है क्या, तो हम लोग हाँ 1 बोल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो होगा इसका जो मॉडुलस ऑफ z होगा वो हम लोग क्या √-√3 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, क्योंकि i के साथ कुछ नहीं है मतलब 1 है, और ये आपका हो जाएगा सीधा सीधी -√3 का स्क्वायर कीजिएगा 3 आएगा, और ये +1 यानी कि √4, यानी कि ये आपका जो वैल्यू आएगा वो आपका 2 आएगा। ठीक है,
ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। तो आपका 25 का जो आंसर है ये आपका डी आ गया, ऑप्शन नंबर डी, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी आपका 2 राइट आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, गिवन है कि इफ, क्वेश्चन नंबर 26, इफ 2 + x + iy बराबर 3 - i, ये आपका गिवन है। तो आपको x और y का वैल्यू पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, अगर x + iy इधर रहने दें, ये 2 इधर ले जाके माइनस कर दें, तो क्या ये 3 - i और माइनस का 2 इसको लिखा जा सकता है। तो मतलब हम लोग बोल सकते हैं x + iy का जो वैल्यू होगा वो 3 में से 2 जाएगा तो 1 - i के इक्वल होगा क्या, यानी कि x जो है वो इसके इक्वल होगा, और यहाँ पर i कंपेयर हो रहा है यानी कि y इसके इक्वल होगा, यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं है तो -1 है क्या। तो हम लोग बोल सकते हैं कि x बराबर कितना है, 1 है, और y बराबर जो है आपका -1 है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 26 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। 26 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपका गिवन है, क्वेश्चन नंबर 27 आपका गिवन है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4 - 3i इज, मतलब 4 - 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो देखिए, मान लेते हैं z बराबर आपका गिवन है 4 - 3i। ठीक है, 4 - 3i आपका z बराबर मान लेते हैं, ये आपका गिवन है। ठीक है, 4 - 3i ये आपका गिवन है, z बराबर हमको आपका निकालना है क्या, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है कि अगर z है किससे गुना करेंगे कि ये 1 आ जाएगा, इसका मतलब z को हम लोग को 1/z से गुना करना पड़ेगा, मतलब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/z होगा क्या। तो हम लोग z बराबर अगर गिवन है तो 1/z निकाल लेंगे, यानी 1/z जो होगा वो क्या, 4 - 3i 1/4 - 3i होगा क्या, क्योंकि z बराबर ये गिवन है तो क्या 1/z बराबर ये होगा क्या। इसको हम लोग इसका कॉन्जुगेट से गुना कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1/4 - 3i इंटू 4 + 3i, और बाय में 4 + 3i, क्या ये आपका गिवन है, सॉरी इससे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो ध्यान से देखिएगा कि ये आपका क्या हो जाएगा, ऊपर में तो बचेगा 4 + 3i, लेकिन नीचे आपका हो जाएगा a - b इंटू a + b है तो a² - b², यानी कि 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर तो 9, लेकिन ये i² है, i², तो i² का वैल्यू -1 होता है तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं 16 और 9 कितना हो गया, 25 हो गया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, 4/25 और प्लस 3/25 और i, इसको बांट के लिखा जा सकता है, यानी कि ये आपका फाइनल आंसर होगा। हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो आपका राइट आंसर है। 27 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 है कि 1 + i, क्वेश्चन नंबर 28 है 1 + i बाय 1 - i का होल पावर m दिया है इज इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, देन द लीस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m, तो m का जो सबसे कम न्यूनतम पूर्णांक मान क्या होगा ये आपको पूछा गया है। 1 + i बाय 1 - i का पावर m बराबर 1 दिया हुआ है। तो ध्यान से देखिएगा, क्या इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करके ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 + i बाय 1 - i, नीचे ये i नहीं रहने देना है, जब भी आपका नीचे i बनेगा उसका कॉन्जुगेट से गुना करके उसको हटा लीजिए, तभी इसको आगे सॉल्व कीजिए, ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। क्या हम लोग इसको 1 + i, इसका कॉन्जुगेट ये माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा, और यहाँ पर फिर 1 + i से गुना करके लिख सकते हैं बराबर 1, ये आपका m है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये तो ऊपर बनेगा 1 + i का होल स्क्वायर, यानी कि 1² + i² का वैल्यू -1 होता है, तो हम लोग -1 लिखेंगे। ये 1 देखिए a + b का होल स्क्वायर है, यानी कि पहले 1 का स्क्वायर लिखेंगे तो 1 होगा, फिर दूसरा नंबर में b की जगह i² आएगा तो i² का वैल्यू -1 होता है तो -1 लिख दिए। फिर प्लस का हम लोग 2i लिख सकते हैं क्या, a² + b² माइनस + 2ab, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर है तो इसको ऐसे तोड़ा जा सकता है, और नीचे में a - b इंटू a + b के फॉर्म में है, तो क्या इसको हम लोग a² - b² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस i का स्क्वायर -1 हो जाएगा तो इसको माइनस +1 दे सकते हैं, और बराबर में 1, और इसका पावर क्या है ना, m है।
ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा 1 से 1 कैंसिल और ये 2i/2 हो जाएगा, इसका पावर m है और बराबर है क्या ना 1 है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि i का पावर m बराबर 1 है। अब एक बात बताइए कि i का सब m का वो कम से कम वैल्यू जिसका वैल्यू 1 हो, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे कम i का पावर जो 4 होता है उसका ही वैल्यू 1 आता है सबसे कम में, फिर 4 का मल्टीपल में होगा 8, 12, 16, 32, 64 ऐसे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा कि i का पावर 4 बराबर 1 होता है, तो इसका मतलब m की जगह हमको 4 पुट करना पड़ेगा, यानी कि i का पावर 4 बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि m का जो वैल्यू होगा वो आपका 4 आएगा, m का जो वैल्यू आएगा वो आपका 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 28 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे और इसको अच्छे से अपना तैयारी कर रहे होंगे, आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। फिर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 आपका गिवन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपका गिवन है, एक इनइक्वालिटी दिया हुआ है कि 4x + 1 लेस देन 6x + 7, 4x + 1 लेस देन 6x + 7 आपको बताना है कि इसका हल क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या इस x वाले को इधर ले आए तो 4x - 6x ये 4x + 3 है, यहाँ 1 नहीं है, तो क्या हम लोग 7 - 3 ऐसे लिख सकते हैं? हाँ, तो लिखा जा सकता है। इसका मतलब कि 4x में से 6x चला जाएगा तो माइनस का 2x, ये लेस देन 4 बचेगा क्या। और अगर हम लोग -x का बात करें तो ये 4/2 यानी कि 2 बचेगा क्या। इसका मतलब -x का जो वैल्यू है वो लेस देन 2 है। दोनों और माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका इनइक्वालिटी चेंज होता है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ये प्लस का x बन जाएगा और ये साइन इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा -2, यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो -2 से बड़ा होगा, x का जो वैल्यू होगा वो -2 से बड़ा होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि -2 से इन्फिनाइट होगा। x का वैल्यू -2 से बड़ा मतलब -2 से इन्फिनाइट, लेकिन -2 से बड़ा -2 शामिल नहीं है, तो इधर ओपन इंटरवल का यूज़ करेंगे और इन्फिनाइट की तरफ तो हमेशा ओपन इंटरवल आता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। 29 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। 29 का ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 को जरा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, गिवन है एक इन इक्वेशन दिया है इस तरह से, जहाँ पर x जो है वो रियल नंबर है, लेकिन इस तरह से आपका गिवन है क्वेश्चन नंबर 30 कि -3 से बड़ा और बराबर 3 - 2x और 9, जहाँ पर x जो है वो रियल नंबर है, ठीक है। आपको x का वैल्यू फाइंड करना है कि x की जगह पर क्या आएगा, यानी कि x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर तो 3 - 2x आया, आपको x के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको जो 3 - 2x दिख रहा है ना, यहाँ से हम लोग पहले 3 को भी हटाएंगे फिर 2 को भी हटाएंगे। तो क्या हम लोग अगर -3 तीनों में कर देते हैं तो क्या वही रहने वाला है क्या, साइन यही रहेगा, क्योंकि हम लोग -3 तीनों जगह हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो क्या ये -3 हम लोग माइनस कर रहे हैं और फिर से ये है और -3 हम लोग फिर से माइनस कर रहे हैं, ये इक्वेशन का साइन रहेगा यही -3 2x और फिर से हम लोग यहाँ पर -3 माइनस कर रहे हैं और ये 9 - 3, क्या ऐसे लिखा जा सकता है। सब में अगर -3 माइनस कर रहे हैं कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर एक इक्वेशन दिया है ना तो आप उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड में कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं, लेकिन इक्वल चीज़, यानी कि एक साइड 2 जोड़ दिए, एक साइड 5 जोड़ दिए, ऐसा नहीं होता है, लेकिन आप इक्वल चीज़ जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इक्वल -3 तीनों में घटाया है। तो ध्यान से देखिएगा कि -3 और -3 क्या, ये -6 बनेगा, ठीक है। ये साइन तो ऐसा ही रहेगा, लेकिन 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या यहाँ पर -2x बचेगा और 9 में से 3 चला जाएगा, क्या ये 6 बचेगा। यहाँ से 3 तो हट गया है, अब रहा बात 2 हटाने का। क्या हम लोग सब में 2 का भाग दे सकते हैं, तो हाँ दे सकते हैं। इसका मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या, -6/2 लेस और इक्वल देन -2x/2 और ये 6/2, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा, 2 3 × 6 कैंसिल होगा और यहाँ पर भी 2 3 × 6 कैंसिल होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि -3 और ये लेस और इक्वल देन ये -x और ये 3 हो जाएगा,
ठीक है। अब रहा बात, यहाँ से माइनस भी नहीं रहने देना है क्योंकि आपको x का वैल्यू पूछ रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, तीनों में -1 से गुना कर देते हैं, तो -1 का ये प्लस का 3 बन जाएगा, फिर इधर गुना कीजिएगा तो माइनस हट जाएगा, यहाँ पर x आएगा, लेकिन यहाँ पर -3 आ जाएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं x का जो वैल्यू होगा ना वो -3 से तो बड़ा होगा, लेकिन 3 के बराबर भी होगा और 3 से छोटा होगा। क्या इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या? ध्यान से देखिएगा, इस चीज़ को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिखा जा सकता है क्या? ठीक है, -3 से बड़ा होगा x का वैल्यू। सॉरी, यहाँ पर एक चीज़ हम लोग मिस्टेक किए हैं अपने, कि माइनस से जैसे ही गुना किए, ये चीज़ तो आपका ऑटोमेटिकली माइनस चल रहा था, माइनस से जैसे गुना किए आपका साइन चेंज होगा, माइनस से जैसे गुना किया आपका साइन चेंज होगा। ये आप देखिए यहाँ पर ये ऐसा ही चलता आ रहा था, तो क्या ये -3 और इक्वल ये -x और ये 3 आएगा क्या? अब हम लोग क्या माइनस से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होता है, आपको पता है। हम लोग ये माइनर मिस्टेक किए थे यहाँ पर, तो ध्यान से देखिएगा, ये प्लस होगा और ये साइन ऐसे घूम जाएगा, यहाँ पर आपका x होगा और ये साइन ऐसे घूम जाएगा और ये -3 आएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करने पर साइन चेंज होता है, मतलब ये आपका जो लेस और इक्वल देन था वो आपका ग्रेटर और इक्वल देन बनेगा, यहाँ पर आपका जो लेस देन था वो आपका ग्रेटर देन बनेगा। ध्यान से देखिएगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि x का जो वैल्यू होगा वो -3 से बड़ा होगा लेकिन 3 से छोटा होगा। यानी कि हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, -3 से बड़ा होगा तो -3 से बड़ा x लिख दिए, और 3 से छोटा होगा तो इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं क्या? इसको ऐसे लिखा जा सकता है, हाँ या ना? तो हाँ लिखा जा सकता है। इसका मतलब x जो होगा ना, x जो बिलोंग करेगा वो -3 से लेकर 3 तक तो करेगा, x का वैल्यू -3 से लेकर 3 तक तो होगा, लेकिन 3 के बराबर हो सकता है, 3 के बराबर हो सकता है मतलब 3 हम लोग शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्लोज इंटरवल का इस्तेमाल करेंगे और ये -3 नहीं शामिल होगा, इधर ओपन इंटरवल का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए 30 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 30 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ओपन इंटरवल को ऐसे भी लिखा जा सकता है -3 से 3। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 को। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31 आपका गिवन है कि mod x जो है, क्वेश्चन नंबर 31 है mod x ग्रेटर देन 4। आपको x का वैल्यू बताना है, x बिलोंग्स टू r है, तो x का जो वैल्यू होगा वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा आपको ये बताना है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि mod x का जो वैल्यू होता है, हम लोग जानते हैं ये भी कि mod x का जो वैल्यू होता है ना, mod x का जो वैल्यू होता है वो दो तरीके से होता है। mod x बराबर x, mod x एक फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है, f(x) बराबर f। mod x एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पर इसका वैल्यू -x भी होता है और +x भी होता है। -x कब होता है? जब x का वैल्यू लेस देन 0 हो, और +x कब होता है? जब x का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल देन 0 हो। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि mod x कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं देता है, यानी कि x का वैल्यू जब 0 या फिर 0 से बड़ा होगा तो ये तो पॉजिटिव होगा ही होगा, और जब 0 से छोटा जब x का वैल्यू होगा ना तो ये -x को लिखेंगे ताकि माइनस माइनस प्लस बना दे ये वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसका दो कंडीशन हो सकता है क्या, कि x का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर और इक्वल देन 0 होगा, और x का वैल्यू जो होगा वो लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, आपका जब x ग्रेटर और इक्वल देन 0 दिया है तो mod x का वैल्यू क्या हो जाता है ना, x हो जाता है। जब आपका x का वैल्यू ग्रेटर और इक्वल देन 0 दिया है तो mod x का वैल्यू क्या हो जाता है ना, x हो जाता है। इसका मतलब x का जो वैल्यू है, x का वैल्यू तो अपने आप यहाँ पर ऑटोमेटिकली 4 दिया है, 4 से बड़ा दिया है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि x ग्रेटर और इक्वल देन 0 बराबर ग्रेटर और इक्वल देन 0, या फिर x का वैल्यू 4 से बड़ा। मतलब इसमें कौन सा लेंगे? अगर हम बात करें यहाँ पर ये चीज़, यहाँ पर आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, फिर आपका बोल रहा है कि 0 से बड़ा होगा और 0 भी शामिल होगा, और यहाँ फिर बोल रहा है कि 4 से बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है हम लोग 4 से ही लेंगे। यानी कि हम लोग फाइनल क्या करेंगे, ये चीज़ आपका फाइनल है। 0 से बड़ा में 4 से भी बड़ा है, आपको 0 से भी बड़ा लेना है, 4 से भी बड़ा लेना, तो क्या कीजिएगा, 4 से बड़ा ये वाला चीज़ लीजिएगा। ठीक है, तो x ग्रेटर देन 4 ये आपका पहला चीज़ आया है। फिर हम लोग जानते हैं कि जब x लेस देन 0 होता है ना तो mod x का वैल्यू -x होता है। जब x लेस देन 0 होता है तो mod x का वैल्यू क्या आता है ना, -x आता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि -x जो होगा, मतलब -x का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा।
माइनस एक्स का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक है। और माइनस एक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, माइनस एक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 आता है, इसका मतलब यहाँ पर इस कंडीशन को अगर अप्लाई किया जाए तो माइनस एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 4 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर दोनों और मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स का जो वैल्यू होगा वो लेस देन -4 होगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू लेस देन -4 होगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक्स का वैल्यू लेस देन -4 से छोटा और यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 4 से बड़ा। तो ये इस तरह का इंटरवल में बनेगा क्या, ये -4 से -4 से छोटा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये -∞ से -4 तक होगा, ठीक है। और -4 से छोटा यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं लगा है, इसका मतलब इधर भी आपका ओपन इंटरवल आएगा और इधर भी आपका ओपन इंटरवल आएगा, क्योंकि ये हमेशा ओपन इंटरवल में ही रहता है क्या, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, और एक चीज़ आएगा कि 4 से बड़ा भी, एक्स का वैल्यू जो है वो 4 से बड़ा भी है, तो क्या हम लोग यूनियन लगाकर इसको हम लोग 4 से बड़ा यानी कि 4 से इन्फानाइट तक, लेकिन 4 से बड़ा 4 शामिल नहीं है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या ओपन इंटरवल का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, यानी कि इसका जो वैल्यू होगा वो आपका -∞ से -4 यूनियन 4 से लेकर इन्फानाइट तक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, 31 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि आपको गिवन है -6x, क्वेश्चन नंबर 32 आपको गिवन है -6x, ठीक है, -6x और लेस देन -18, और ये आपको इस तरह से दिया हुआ है कि x जो होगा यहाँ पर आपको खाली जगह छोड़ दिया गया है और ये 3, आपको साइन बताने कि इसमें क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, ये -6 इसका ये क्या है, -18 है, क्या ये -x को अगर हम लोग ऐसे कर दें, इसको अगर इधर डिवाइड कर दिया जाए तो -8/6 होगा क्या, 3 से कट जाएगा, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि -x का जो वैल्यू है वो लेस देन -3 है। अगर दोनों और माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जैसे माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका ये साइन चेंज होता है और ये आपका x माइनस को जैसे गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बदल जाएगा इधर, यानी कि यहाँ पर जो आएगा वो इस तरह का साइन आएगा, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए 32 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। 32 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 आपका गिवन है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 है आपको लिमिट फाइंड करना है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x³ माइनस x² प्लस 1, ठीक है। तो लिमिट क्या है ना कि जब भी अगर 0/0 इन्फाइनाइट इस तरह से बनता है तब हम लोग वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बाय में बट्टा में अगर कुछ 0 नहीं बन रहा है तो हम लोग डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं और इसका आपका आंसर हो जाएगा 1³ माइनस 1² प्लस 1, क्योंकि बट्टा में कुछ नहीं है तो डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे और ये 1 - 1 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 1 आपका राइट आंसर होगा। 33 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 33 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। क्वेश्चन नंबर 34 ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 आपका है गिवन है। क्वेश्चन नंबर 34 आपका गिवन है, आपको इसमें भी लिमिट फाइंड करना है। लिमिट x टेंडिंग टू 2 x³ माइनस 2x² बाय x² माइनस 5x प्लस 6। आपको इसका लिमिट फाइंड करना है। ध्यान से देखिए, क्या यहाँ पर 2 अगर पुट कर देंगे तो ये 0/0 या फिर इन्फाइनाइट बन रहा है क्या, तो ध्यान से देखिए 2 का क्यूब 8 होता है और माइनस 2 × 2 का स्क्वायर कीजिएगा, फिर से 8 - 8 यानी कि ऊपर तो 0 आ रहा है। यहाँ पर अगर पुट कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 और यहाँ पर प्लस 6 10 हो जाएगा और -5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ भी -10 आएगा, तो 10 - 10 नीचे भी 0 बन रहा है, तो हम लोग वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल क्या है ना, ऊपर का अलग से डिफ्रेंसिएशन कीजिए, नीचे का अलग से डिफ्रेंसिएशन कीजिए और तब तक डिफ्रेंसिएशन करते रहिए जब तक कि नीचे जिसके कारण 0 बन रहा था वो चीज़ हट ना जाए। नीचे जैसे ही 0 बनना खत्म हो जाएगा तो हम लोग फिर उसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो ध्यान से देखिए, इसको हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 2
और ध्यान से देखिए ये एक्स क्यूब का ये एक्स का पावर एन का डिफरेंशिएशन में एक्स का पावर एन का फार्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर एन, ये एन इंटू एक्स का पावर एन माइनस 1 हो जाता है। तो क्या इसके जगह पर हम लोग एक्स का पावर 3 है, मतलब हम लोग बोलेंगे पावर पीछे हट जाएगा और पावर में 1 घट जाएगा, तो इसको हम लोग 3x² लिख सकते हैं क्या? हाँ लिखा जा सकता है। माइनस ये 2 इंटू x² पावर पीछे हट जाएगा और पावर में 1 घट जाएगा, 2 में से 1 घट जाएगा तो 1 बचेगा, यानी कि 2 इंटू हम लोग क्या लिखेंगे x। ठीक है, ये 2 का तो 2 रहा और x² का हो जाएगा 2x। फिर हम लोग नीचे वाले को देखते हैं तो ये हो जाएगा x² का इसी तरह से 2x, ये माइनस 5 और x का हो जाएगा आपका 1 और इसका प्लस हो जाएगा 0। ठीक है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होता है, यानी कि ये आपका क्या बन गया लिमिट x टेंडिंग टू 2, ये 3x² माइनस का 4x और बाय में 2x माइनस 5। आप ध्यान से देखिएगा कि क्या अब 2 पुट करने पर नीचे 0 बन रहा है क्या? तो अगर 2 पुट कर दीजिएगा तो 2 2 4 4 माइनस 5 माइनस 1 बचेगा, यानी कि 0 नहीं बन रहा है। तो अब आप इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं। इसमें लिमिट जैसे ही पुट कीजिएगा तो 3 और 2 जैसे ही पुट कीजिएगा 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 4 3 जा क्या हो जाएगा ना 12 हो जाएगा, माइनस 4 और यहाँ पर 2 4 2 जा 8 हो जाएगा, बाय यहाँ पर 2 पुट कीजिएगा 2 2 जा 4 और यहाँ माइनस का 5। क्या ये ऊपर का 4 और नीचे आ जाएगा -1, यानी कि इसको -4 लिखा जा सकता है क्या? यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। 34 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 को जरा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग एल हॉस्पिटल रूल का यूज़ करके बनाएंगे। इस पर लिखा हुआ है, आपको इसमें भी लिमिट फाइंड करना है। आपका गिवन है क्वेश्चन नंबर 35, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x + 1 का पावर 5 माइनस 1 बाय x। आपको इसका लिमिट फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिएगा क्या करेंगे। आप पहले देख लीजिए कि क्या ये 0/0 का कंडीशन में है क्या? तो x के जगह जैसे ही 0 पुट कीजिएगा तो 1 का पावर 5 होगा, 1 में से 1 चला जाएगा तो 0 ऊपर बन रहा है और यहाँ डायरेक्टली 0 हो जाएगा। तो 0/0 का कंडीशन बन रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऊपर का अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, नीचे का अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे और फिर हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो क्या ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? इसको जैसे ही इसको अगर पूरे को अगर x मान लिया जाए तो ये पावर पीछे हटता है और पावर में 1 घटता है डिफ्रेंशिएशन में। तो क्या इसमें लोग 5x + 1 का पावर 4 लिख सकते हैं क्या? 5 में से 1 घटेगा तो 4 बचेगा और इसका तो 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये आपका बन गया कुछ इस तरह से, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये आपका हो जाएगा 5x + 1 का पावर 4 और बाय में 1 लिखे या फिर ना लिखे कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा अब हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं कि नीचे जिसके कारण 0 बन रहा था वो चीज़ हट चुका है। तो अब हम लोग इसमें जैसे ही x के जगह 0 पुट करेंगे तो क्या ये कुछ इस तरह से बनेगा, 5 और 0 + 1 का पावर 4, यानी कि 0 + 1 करेंगे 1 ही आएगा और 1 का पावर कुछ भी रहे तो ये आपका 1 ही होता है। तो 5 × 1 यानी कि इसका आंसर 5 होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका राइट आंसर है। 35 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें भी आपको लिमिट फाइंड करना है और गिवन है आपका क्वेश्चन नंबर 36 गिवन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin ax बाय sin bx। ठीक है, यह आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। ध्यान से देखिएगा कि क्या यहाँ पर 0 पुट करने पर ये 0/0 बन रहा है क्या या फिर ∞/∞ बन रहा है क्या? तो देखिएगा जैसे ही x के जगह 0 पुट कीजिएगा तो a × 0 0 हो जाएगा और ये sin 0 बनेगा। sin 0 का वैल्यू 0 होता है। फिर यहाँ भी जैसे x के जगह 0 पुट कीजिएगा तो b × 0 0 हो जाएगा और sin 0 बन जाएगा ये भी। तो आपका sin 0 का वैल्यू फिर से 0, यानी कि ये 0/0 के फॉर्म में है, यानी कि इसको पहले हटाना पड़ेगा, इस चीज़ को पहले चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं। ऐसे में वैल्यू पुट नहीं किया जा सकता है। तो आप देखिए यहाँ पर x टेंडिंग टू 0 हम लोग लिख दिए और sin x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो आपका cos x हो जाता है। तो क्या इसको हम लोग cos ax लिख सकते हैं? इसको अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो आपका cos x होता है, तो sin ax का हो जाएगा cos ax और अगर x के साथ जो आता है वो आपका इंटू में हो जाता है, ये डिफ्रेंशिएशन में ऐसा होता है। और sin bx का उसी तरह से क्या हो जाएगा ना cos bx और इंटू में क्या हो जाएगा ना b हो जाएगा।
ठीक है। अब हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर इसको इसके जगह पर अगर 0 पुट कर दें तो cos 0 बनेगा, और cos 0 का वैल्यू 1 होता है, यानी कि ये इन्फाइनाइट नहीं बनेगा, तो हम लोग पुट कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर बन जाएगा x की जगह जैसे ही 0 पुट करेंगे तो x इंटू 0 इंटू ए, ये 0 बन जाएगा, यानी कि cos 0 का वैल्यू 1 होता है, और यहाँ पर a है तो a छोड़ देंगे। इसी तरह यहाँ भी जैसे ही आप 0 पुट कीजिएगा तो 0 इंटू बी आपका 0 हो जाएगा, और cos 0 का वैल्यू फिर से आपका 1 हो जाएगा, और इंटू बी हो जाएगा, यानी कि इसका जो फाइनल आंसर होगा वो a/b होगा। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का सी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 का सी आपका राइट आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 आपका गिवन है f(x) बराबर एक फंक्शन दिया है f(x) बराबर a प्लस बी एक्स, जहाँ पर x का वैल्यू लेस देन 1 है, 4 x का वैल्यू 1 है, और b माइनस ए एक्स जहाँ पर x ग्रेटर देन 1 है, और कंडीशन आपको दिया हुआ है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x), कंडीशन आपको गिवन है कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x) इज इक्वल्स टू f1, ये आपको गिवन है। तो आपको बोला है कि a और b का वैल्यू क्या होगा, a और b का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए, हम लोग अगर लिमिट पे देखेंगे, यहाँ पर लिमिट का बात हुआ है तो लिमिट चैप्टर से है ये क्वेश्चन, और यहाँ पर देखिए लिमिट में हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर 1 है, जैसे ये रेखा है, मान लेते हैं -1 -2, ये आपका एक रेखा है, -2 -1 0 1 2 3 कुछ ऐसे। हमको कहाँ पर जाना, हमको चेक करना है कहाँ पर फंक्शन का बिहेव। हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शन का बिहेव 1 पर चेंज हो रहा है। 1 से छोटा के लिए अलग वैल्यू है, 1 के लिए अलग वैल्यू है, और 1 से बड़ा के लिए अलग वैल्यू देके रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 1 से छोटा के लिए यानी कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज़ करेंगे, और 1 से बड़ा के लिए हम लोग राइट हैंड लिमिट का यूज़ करेंगे। हमको पहुँचना है तो 1 पर ही, हमको पहुँचना है इस पॉइंट पर ही, लेकिन हम लोग एक बार लेफ्ट साइड से एक बार चेक करेंगे, एक बार राइट साइड से चेक करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि क्या इसका बिहेव कैसा हो रहा है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर इसके लिए अगर हम लोग x का वैल्यू अगर 1 से छोटा लेते हैं तो इसके लिए फंक्शन गिवन है आपका a प्लस बी एक्स, और x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा लेते हैं तो इसका फंक्शन गिवन है b माइनस ए एक्स, और x का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो इसका फंक्शन का वैल्यू आपका गिवन है 4। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर चलेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखने का एक तरीका होता है, इसको हम लोग लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस लिखेंगे। ये माइनस यहाँ पर ये माइनस नहीं है, 1 के ऊपर में ये जो माइनस आया है इसका मतलब ये खाली और खाली ये दिखा रहा है कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि हम लोग उस वैल्यू पर हम लोग बाईं की ओर से चल के आ रहे हैं, यानी कि हम लोग इधर से जा रहे हैं, जीरो की तरफ से ये बढ़ रहे हैं ये वैल्यू, इसलिए। और x टेंडिंग टू, जब भी आपका x टेंडिंग टू दिया रहे तो टेंडिंग टू का मतलब हमेशा कभी भी वो पॉइंट नहीं होता है, इसका मतलब होता है कि हम लोग उस पॉइंट की ओर जा रहे हैं, कभी भी वो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं लिया जाता है। तो ध्यान से देखिए, जब हम लोग इस पॉइंट की ओर जा रहे हैं मतलब ये पॉइंट एग्जैक्ट नहीं है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि हम लोग इधर ही रहेंगे और इधर ही रहेंगे, मतलब इसके नज़दीक रहेंगे, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि बाई साइड है, 1 के बाई साइड है, इसका मतलब ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। और लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x), इसका मतलब हम लोग बाई साइड से चेक कर रहे हैं, यानी कि 1 से छोटे वाले वैल्यू के लिए चेक कर रहे हैं। तो इसके लिए फंक्शन आपका गिवन है a प्लस बी एक्स, तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी, और x के जगह हम लोग वैल्यू पुट करेंगे 1, क्योंकि हम लोग चेक तो 1 पर ही करना है, तो x का जो वैल्यू होगा वो मेरा 1 ही आएगा। तो हम लोग इसको यहाँ पर इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे ना, लिमिट x टेंडिंग टू 1, और ये आपका हो जाएगा फंक्शन कौन सा काम करेगा तो a प्लस बी एक्स, क्योंकि 1 से छोटे वाले वैल्यू के लिए यही वाला फंक्शन आपका गिवन था। तो हम लोग लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, ये माइनस नहीं है, हम बार बार बोल रहे हैं, ये आपको दिखा रहा है कि हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट से चेक कर रहे हैं इस चीज़ को। तो f(x) बराबर क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 1, और ये a प्लस बी एक्स लिखा जा सकता है, तो इसको लिखा जा सकता है, और इसका वैल्यू ध्यान से देखिएगा तो ये क्या आ जाएगा ना, लिमिट x टेंडिंग टू 1, यानी कि 1 जैसे ही पुट करेंगे तो ये आपका a प्लस बी बनेगा। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान के रखेंगे। राइट साइड से अगर चेक करते हैं तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस लिखने का मतलब है कि हम लोग राइट साइड से चेक करते हुए आ रहे हैं और किधर जा रहे हैं, 1 की ओर जा रहे हैं। इसका मतलब 1 से बड़ा वैल्यू के लिए हम लोग अगर इसके नज़दीक भी आ गए तो फिर भी 1 से बड़े रहेंगे, 1 से बड़ा वैल्यू होगा 1 पॉइंट समथिंग होगा, इसका मतलब 1 से बड़ा होगा, और 1 से बड़ा वाला वैल्यू के लिए आपका फंक्शन गिवन है b माइनस ए एक्स। तो क्या इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, लिमिट x टेंडिंग टू 1, और इसका फंक्शन क्या है ना b माइनस ए एक्स, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। तो क्या हम लोग x के जगह पर जैसे ही 1 पुट करेंगे तो क्या ये b माइनस ए बनेगा क्या,
तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मानेंगे। और ध्यान से देखिए कि x बराबर 1 पे फंक्शन का वैल्यू 4 दे के रखा है, तो हम लोग बोल सकते हैं सीधा सीधी कि f1 बराबर 4 होगा। हाँ या ना? इसका मतलब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पर ये जो कंडीशन दिया हुआ था ना कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x) बराबर f1, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को बात कर रहा है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में ये तीनों बराबर होंगे, क्योंकि लिमिट x टेंडिंग टू 1 f(x) बराबर ये दोनों चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और f1 इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि इसका वैल्यू 4 है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, बोल सकते हैं कि a + b = a - b = 4 होगा। ये कंडीशन लागू होगा, इसको लागू किया जा सकता है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये भी इसके बराबर होगा और ये भी इसके बराबर होगा। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि a + b बराबर 4 और a - b, चलो a + b बराबर 4 और a - b बराबर b - a, उल्टा लिखा गया है, सॉरी, b - a बराबर 4। इसका मतलब हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, -a + b बराबर 4। इसको b - a को यहाँ पर उल्टा लिखा गया था, सॉरी, a + b बराबर 4 है और b - a बराबर 4 है। इसका मतलब a + b बराबर एक बार 4 होगा और b - a बराबर 4 होगा। इसका मतलब b - a को क्या हम लोग -a + b लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिखा जा सकता है। इसका मतलब जब दोनों को ऐड करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा और 2b बराबर आपका आएगा 8। 2b बराबर अगर 8 आया है तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि b बराबर 4 आएगा, और b बराबर 4 आया है तो 4 का वैल्यू जैसे ही इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो a + b बराबर 4 है, a + b बराबर आपका 4 है, b के जगह ही 4 पुट कर देंगे तो a की जगह क्या आएगा ना, 0 आएगा, क्योंकि 4 में से 4 माइनस हो जाएगा तो a बराबर आपका आ जाएगा 0। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि a का वैल्यू आपका 0 होगा और b का वैल्यू आपका 4 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। 37 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। a बराबर आपका 0 होगा और b बराबर आपका 4 होगा। अब हम लोग आता है क्वेश्चन नंबर 38 पे। क्वेश्चन नंबर 38 आपका गिवन है, आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है। f(x) बराबर आपका गिवन है 38, f(x) बराबर आपका गिवन है x - 1 और x - 2, और आपको बोला गया है कि इसका डेरिवेटिव निकालिए x बराबर 4 पे। तो डेरिवेटिव का मतलब होता है इसको डिफरेंशिएशन करना है आपको। ठीक है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन जैसे करेंगे तो यहाँ पर डैश लगाएंगे और f' बराबर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग u मानेंगे, इसको हम लोग v मानेंगे। तो इसका फार्मूला होता है d/dx ऑफ u इंटू v का फार्मूला होता है, क्या आपको होता है u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v और डिफरेंशिएशन ऑफ u, ये आपका फार्मूला है। तो इसके जगह पर हम लोग x - 1 को हम लोग u माने हैं और x - 2 को हम लोग अगर v माने हैं, तो ध्यान से देखिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, u छोड़ रहे हैं मतलब x - 1 को छोड़ देंगे और डिफरेंशिएशन करना है v का, यानी कि v की जगह पर आपका x - 2 है तो x का 1 होगा और कांस्टेंट है इसका 0 हो जाएगा, बीच में प्लस आएगा तो प्लस देंगे हम लोग। v को यानी कि x - 2 को अब छोड़ देना है और u का डिफरेंशिएशन करना है, मतलब ये 0 - 1 होगा, सॉरी x का हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा -0। ठीक है, क्योंकि x का आपका 1 आएगा और कांस्टेंट है तो इसका 0 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग ये x - 1 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x - 1 आएगा और इसको यहाँ इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x - 2 आएगा, लेकिन बीच में क्या हो जाएगा ना, प्लस का साइन है। इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि x - 1 प्लस x - 2, तो ध्यान से देखिए x और x ऐड हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 2x और ये -2 और -1 आपका हो जाएगा -3। ठीक है, इसका वैल्यू आपको निकालना है x बराबर 4 पे, यानी कि आपको निकालना है f'4 का वैल्यू। तो आप इसका वैल्यू क्या है ना, 2x - 3 है, तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे x के जगह, तो ये आपका हो जाएगा 2 × 4 और -3 यानी कि 8 - 3 और 5 आपका राइट आंसर होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ए है। 38 का क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा 5। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39 आपका गिवन है, क्वेश्चन नंबर 39 है आपका f(x) बराबर एक फंक्शन दिया है, f(x) बराबर एक फंक्शन दिया है sin x इंटू कॉस एक्स। f(x) बराबर एक फंक्शन है sin x इंटू कॉस एक्स। आपको इसको डिफ्रेंशिएट करना है, फिर से ये u इंटू v के फॉर्म में है, फिर से ये u इंटू v के फॉर्म में है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि f'(x) जैसे ही निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी कि sin x इंटू कॉस एक्स है तो sin x को छोड़ देंगे तो ये sin x छूट गया, cos x का होता है
cos x का डिफ्रेंशिएशन आपका माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पर माइनस साइन एक्स लिखेंगे। फिर हम लोग प्लस का साइन देंगे, भी को छोड़ेंगे, भी की जगह पर cos x है तो इसको भी छोड़ देंगे, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो फिर से cos x होता है तो इसको cos x लिखेंगे। अब ये आपका साइन को साइन से गुना कीजिएगा साइन स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ माइनस आया है तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स होगा, और ये प्लस cos स्क्वायर एक्स होगा। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये जो फार्मूला होता है यह आपका cos 2x का होता है, हम पहले भी बता चुके हैं क्वेश्चन में। ये फार्मूला आपका cos 2x का होता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। 39 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 40 भी इस तरह से गिवन है, आपको एक फंक्शन गिवन है और बोला गया है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, यानी कि इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो लिखा है f(x) बराबर, मान लेते हैं हम लोग f(x) बराबर क्वेश्चन नंबर 40, f(x) बराबर है आपका x³ माइनस 27, यानी कि अगर हम लोग f' निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, हम पहले भी बता चुके हैं x³ है, यानी कि ये 3 पीछे हटेगा x, और पावर में से 1 घट जाएगा तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और ये कांस्टेंट का 0 होता है, यानी कि ये आपका हो जाएगा 3x²। यानी कि ये आसान सा क्वेश्चन था। 40 का जो ऑप्शन नंबर सी है यह आपका राइट आंसर होगा। 40 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। और यहाँ पर यह आपका सेट 2 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग अब आप लोग क्या कीजिएगा कि इस चैनल को जितना से ज़्यादा हो सके इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिए और हम लोग को भी मेहनत करने दीजिए, तो इसमें क्या होगा ना कि आपका भी फ़ायदा होगा और हम लोग का भी फ़ायदा होगा। आप लोग अगर अच्छे से पढ़ेंगे, आप लोग जो अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा, और अच्छा रिजल्ट आएगा तो वही हम लोग के लिए आपका फ़ायदा का बात हो गया है। तो ठीक है, तो अब हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेगा आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।